हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम यहाँ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल सीजी बोर्ड के समस्त विद्यार्थियों हेतु विषय गणित के एक महत्वपूर्ण अध्याय ऊंचाई और दूरी से संबंधित वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न विगत वर्षों में बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो यह लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस बेहतरीन सेशन को और कुछ सीखते हैं नया। तो जैसा मैंने कहा कि आज हम विगत वर्षों के इम्पोर्टेंट सवाल हल करने वाले हैं। उसी श्रेणी में सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 1.4 मीटर लंबा प्रेक्षक एक मीनार से 25.6 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। क्वेश्चन सभी को समझ आ गया होगा। 1 बाई 1 देखेंगे इसे बनाने का तरीका हमारा क्या होगा, कौन कौन से इम्पोर्टेंट सूत्र हमारे यहाँ लगने वाले हैं और इसे किस तरह से हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा काम यह है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हुए हमें उसके अनुसार चित्र बनाना होता है। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। एक प्रेक्षक है जिसकी ऊंचाई 1.4 मीटर है। तो हमने क्या किया, एक प्रेक्षक बना लिया CD जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1.4 मीटर। ओके, और एक मीनार भी दिया हुआ है। एक मीनार है भाई, हाँ ठीक है, मान लेते हैं AB एक मीनार है, AB एक मीनार है। और मीनार तथा प्रेक्षक के बीच की दूरी भी प्रश्न में दी हुई है, जो कितना है, 25.6 मीटर। तो इतना चित्र सभी को समझ आया होगा। अब प्रश्न में हमें दिया है कि प्रेक्षक जो है मीनार के शिखर को देखता है तो उन्नयन कोण बनता है। तो ये प्रेक्षक का आंख है, C बिंदु C क्या है, प्रेक्षक का आंख है। वहां से वह मीनार के शिखर को जब देखता है तब 45 अंश का कोण निर्मित होता है। अब जब कोण निर्मित हो रहा है तो यहाँ एक आधार की आवश्यकता होगी। तो यहाँ मैंने ये डैश डैश लाइन बनाकर क्या किया, आधार बनाया। तो CE जो है आधार है। अब सभी को यहाँ पे चित्र समझ आ गया होगा, डायग्राम समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल है। चित्रानुसार अब आवश्यक जानकारी हम क्या करते हैं, एकत्र करते हैं। तो क्या क्या हमें पता है कि प्रेक्षक की ऊंचाई जो है वो पता है। प्रेक्षक की ऊंचाई क्या है, CD। ये प्रेक्षक की ऊंचाई है। प्रेक्षक की ऊंचाई 1.4 मीटर है और उतना ही ऊंचा कौन है, BE है। तो CD बराबर BE बराबर 1.4 मीटर। ये रहा, क्लियर हुआ। इसी प्रकार BD, ये जो दूरी है BD बराबर है किसके, CE के, और ये दोनों बराबर हुए किसके, 25.6 मीटर के। इस प्रकार जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी हम सारा चीज यहाँ लिख चुके हैं। अब प्रश्न पूछना चाहता है कि ये मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो ये मीनार की ऊंचाई क्या है, AB मान लेते हैं। AB हमें यहाँ जो मीनार की ऊंचाई है वह ज्ञात करना है। क्या करेंगे, हमारा सिंपल तरीका, सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है, एक चित्र बनाना है, और उसी के अकॉर्डिंग आप फिर एक समकोण त्रिभुज खोज कर उस समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात लगाकर प्रश्न को हल करना है। तो इतना सिंपल सा प्रोसेस था। अब सभी को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा चित्र में कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज AEC दिखाई दे रहा होगा। मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। हमारे पास समकोण त्रिभुज कौन है, AEC। ये रहा समकोण त्रिभुज AE और C। यहाँ कोण कितना है, 45 अंश है। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को। तो क्या किया हमने, सर्वप्रथम त्रिभुज AEC में लिया। AEC में हमें ये जो AE है अगर ज्ञात हो जाता है तो चूंकि BE हमें पता है, दोनों को जोड़ देंगे और मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात हो जाएगी। तब क्या करना है, हमारा पहला काम है कि हम AE किसी भी तरह से ज्ञात करें। क्लियर हुआ सभी को। तब क्या करते हैं, ये क्योंकि हमें ज्ञात करना है AE, और ये जो दूरी है CE वो प्रश्न में दिया गया है। कैसे दिया गया है, तो हमने चित्र बनाया तो देखा कि BD बराबर है किसके, CE के, जो 25.6 मीटर है।
क्लियर हुआ यहाँ तक बात। तब क्या करते हैं, जब मुझे ये जो AE और ये CE है, तो एक समकोण त्रिभुज में हमने पहले ही लेक्चर में इसके बारे में समझा कि अगर एक कोण यहाँ दिया हुआ है तो उसके जो सम्मुख भुजा है वह क्या होता है, लंब होता है, और जिसके साथ वह कोण निर्मित हुआ है वह क्या होता है, आधार होता है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ लंब और आधार लगने वाला है, तो लंब और आधार कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, 10 में। तो हमने क्या किया, सूत्र लगाया tan थीटा बराबर लंब बटे आधार का, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और लंब कौन है, AE। वापस चलते हैं चित्र पे, देखो लंब है AE, ये लंब रहा AE, और आधार क्या है, CE। क्लियर हुआ। चलो, तो लंब हमारे पास AE है और आधार क्या है, CE है, और हमने थीटा का मान रखा 45 अंश, तो tan 45 अंश बराबर AE बटे CE प्राप्त हुआ। चूंकि tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, अतः 1 बराबर क्या हो गया, 1 बराबर हो गया AE बटे CE के। क्लियर हुआ। अब CE को जब इधर पक्षांतर किए तो CE इधर कहाँ आ गया, इस 1 के साथ गुणा हो गया, उधर बटे में था तो इधर आके क्या हुआ, गुणा हुआ, तो CE बराबर हो गया किसके, AE के। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। CE बराबर किसके हो गया, AE के। और चूंकि हमको पता है कि ये जो CE का मान है वो कितना है, 25.6 मीटर। तो अब हमें पूरी जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी प्राप्त हुई वह यह है कि AE बराबर CE बराबर 25.6 मीटर। इसे हमने क्या किया, समीकरण 1 ले लिया। क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखो चित्र में चलते हैं वापस, चित्र ध्यान से देखो, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं थोड़ा। देखो AE अगर मुझे पता चल गया तो चूंकि हमें AB ज्ञात करना है, और AB किसके बराबर है, AE प्लस BE के। ये देखो ये BE हो और ये AE है, तो AE प्लस BE लिख सकते हैं। वापस अब इसको हल करते हैं, तो मीनार की ऊंचाई जो AB है वह AE प्लस BE होगा। चूंकि समीकरण 1 में हम AE बराबर CE निकाल चुके हैं जो 25.6 है, और BE का मान हमें ऑलरेडी पता है, वह कितना है, 1.4। चित्र में देखो BE का मान 1.4, ये जो है ऊंचाई BE वह कितना है, इसके बराबर है। ठीक, सभी मान डाल दिए तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 25.6 प्लस 1.4 बराबर हो जाएगा कितना, 27 मीटर के। तो इस प्रकार मीनार की ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल और आसान तरीके से आपको समझाया। आप अपना नोटबुक प्रिपेयर करते चलिए और उसमें इस क्वेश्चन को लिख के बाकायदा से हल करिए। आपसे आगे यहाँ आधे 1 घंटे का जो सेशन रहेगा उसमें सारे महत्वपूर्ण सवाल आप कर लोगे और आपको दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्लियर हुआ। तो चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन में। यहाँ अभ्यास का अभ्यास हो जाएगा आपको, और सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का समाकलन भी आपके पास हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं इसे भी समझते हैं। बहुत सिंपल वे में समझते हैं कि भवन के शिखर से भूमि पर स्थित एक गमले का अवनमन कोण 30 अंश है। यदि गमला भवन के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो, मैं यहाँ आपको एक रफ चित्र बनाता हूँ जो क्वेश्चन को समझते हुए, फाइनली चित्र आपके पास यहाँ पे जो हल किया हमने उसमें बना है, लेकिन एक रफ चित्र पहले देख लेते हैं कि भवन के शिखर से भूमि पर स्थित एक गमले का अवनमन कोण है। मतलब एक भवन है भाई। सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखा तो एक भवन देखा, ठीक है। भवन मान लो क्या है, AB भवन ले लिया हमने। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब भवन के शिखर से भूमि पर स्थित, अब भूमि पर ये मान लो एक भूमि है, तो भूमि पर एक बिंदु क्या है, मान लेते हैं C, जहां पर गमला स्थित है। क्लियर हुआ। अब इस गमले का जो अवनमन कोण है, ध्यान रखेंगे यहाँ अवनमन कोण की बात किया है, तो गमले का अवनमन कोण, क्योंकि शिखर से हमें इस कोण की गणना करनी है तो यहाँ अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण बनेगा तो हमें पता है आधार मानना पड़ता है यहाँ, तो यहाँ माना हमने, ये है अवनमन कोण, इसे क्या है, ये दे दिया थीटा, और थीटा कितना दिया, थीटा बराबर 30 अंश दिया हुआ है। इस तरह से ये चित्र शायद सभी को समझ आया होगा। AB क्या है, एक भवन है, और C क्या है, एक गमला है। अब आगे प्रश्न देखते हैं। यदि गमला भवन के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये गमला और भवन की दूरी, ये दूरी हमको दी गई है, कितना दिया गया है, ये है 30 मीटर। क्वेश्चन समझ आया सभी को। ये मैंने रफ डायग्राम बनाया है,
टेंशन बिल्कुल ना ले, क्लियर कट डायग्राम आपको नीचे मिलेगा। समझ आ गया चित्र? अब देखते हैं। ये तो फाइनल हमारा ये इस तरह से चित्र बन के तैयार हुआ। समझ आया सभी को? ये चित्र हमने यही बनाया था। ठीक, अब इससे पहले मैंने बताया भी था कि अगर यहाँ 30 अंश बना है तो मापन करने के लिए, अवनमन कोण के मापन के लिए मैंने कुछ तरीके दिखाए थे। जहाँ अगर दो समांतर रेखा होती है तो एक तिर्यक रेखा जो है वह दोनों समांतर रेखा को यदि प्रतिच्छेद करते हैं तब एकांतर कोण बराबर होते हैं, अर्थात ये 30 अंश तो यह भी 30 अंश का होगा। इस तरह से हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ABC बनकर तैयार हो जाता है। अब हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, फिर वही बात, दिया क्या है हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है वो देखेंगे, फिर कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो क्या क्या दिया है जरा देखें कि भाई भवन के शिखर से जो गमले का अवनमन कोण है उसका मान कितना दिया है, 30 अंश दिया है, अर्थात थीटा बराबर 30 डिग्री है, 30 अंश है। अब देखें तो भवन का जो और गमले का जो दूरी है वह 30 मीटर दिया हुआ है। मतलब चित्र में देखें तो BC बराबर 30 मीटर। क्लियर हुआ ये? ठीक, ये कोण 30 अंश, हाँ ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, वापस देखें क्वेश्चन में, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, अर्थात AB, ये AB हमें ज्ञात करनी है। सभी चीज पूरा क्लियर हुआ, ये तीनों बातें। ओके, अब हम आते हैं हमारे इस समकोण त्रिभुज ABC में। तो हम समकोण त्रिभुज कौन सा लिए, त्रिभुज ABC लिए। ABC समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर क्या होगा, फिर वही कॉन्सेप्ट, लंब बटे आधार। आप लोगों के मन में ये सवाल उठेगा, सर आप बार बार टेन क्यों लेते हैं? तो जरा एक बार फिर से मैं आपको क्लेरिफाई करूं कि ये जो टेन जो हमने लिया, क्योंकि हमें ये ज्ञात करना है, ये क्या है, लंब है इस समकोण त्रिभुज के आधार पर, क्योंकि यहाँ कोण दिया है कितना, 30 अंश, तो सामने भुजा लंब होता है, और ये इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त है जो कि क्या है, आधार है। अरे भैया, जब हमें लंब और आधार पता है और कोण पता है तो हम क्या लेंगे, टेन ही तो लेंगे ना। टेन 30 अंश बराबर लंब, लंब के रूप में क्या है, AB, और आधार क्या है, BC। यहाँ तक बात क्लियर हुआ? अब क्योंकि BC हमें पता है और टेन 30 अंश का मान भी निकाल सकते हैं, तो AB हम आसानी से निकाल सकते हैं और हमारा आसान सवाल हल हो गया। क्लियर हुआ क्या? चलो मान रखते हैं, एक एक करके देखते हैं। टेन थीटा बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, टेन थीटा बराबर हमें मिल गया क्या, लंब बटे आधार, तो टेन 30 अंश बराबर मिल गया AB बटे BC, और टेन 30 अंश का मान होता है 1 बटे करणी 3 बराबर AB बटे BC का मान डाल दिया, कितना हो गया, 30। यहाँ तक बात समझ आया? अब क्योंकि AB निकालना है तो AB यहीं रहने देते हैं, AB अपने जगह पे है। हमने क्या किया, AB को वहीं रखा और 30 को इधर पक्षांतर कर दिया, तो 30 एकम 30 हो गया। तो 30 बटे क्या मिला हमें, AB बराबर 30 बटे करणी 3 वर्गमूल 3 प्राप्त हुआ। क्लियर हुआ? अब देखो, हमने एक महत्वपूर्ण बात यहाँ नोट करके लिखी है, यहाँ आपको दिखाई देगा PDF में। तो नोट करके हमने एक महत्वपूर्ण बात लिखी है जिसे आप जरूर नोट कर लेना अपने नोटबुक में, कि भाई अभी कभी भी हमारे पास अगर परिमेय संख्या है तो उसके हर में कोई अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। अब अपरिमेय संख्या जैसे वर्गमूल 3 हो गया, वर्गमूल 5 हो गया, ये सब यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अगर है तो उसे क्या करना है, हमें हल करना होता है। कैसे हल करेंगे, तो जरा प्रोसेस समझो। अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे 30 वर्गमूल 3 आ गया, ये हम आंसर नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई संख्या गणित में मान्य नहीं होती। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसे हल करते हैं, और जो वर्गमूल 3 नीचे अभी हमारे पास हर में था उसे क्या कर दिए, अंश और हर दोनों में फिर से गुणा कर दिए। फर्क तो नहीं पड़ने वाला इससे, क्योंकि हमें पता है किसी भी परिमेय संख्या में आप अंश तथा हर में समान संख्या का गुणा कर दोगे तो उसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो, तो जब गुणा किए तो 30 का गुणा किए करणी 3 के साथ, तो आंसर हो गया 30 करणी 3। क्लियर हुआ? और जब करणी 3 और करणी 3 का गुणा करेंगे, तो करणी 3 और करणी 3 का गुणा करते हैं तो क्या आंसर आता है, सभी को ये पता होना चाहिए कि करणी 3 और करणी 3 जो है वो क्या बन जाते हैं, 3 बन जाते हैं। इस प्रकार हमारे पास जो पूरी संख्या प्राप्त हुई, AB बराबर 30 करणी 3 बटे 3। क्लियर हुआ? अब ये 3 और ये 30 कट जाएंगे, 3 दाहम 30, तो हमारे पास 10 करणी 3 क्या हो गया, आंसर आ गया। और यही क्या है, जो भवन की ऊंचाई है। क्लियर हुआ? 2 क्वेश्चन बहुत ही आसान हमें लगे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो पीछे करके जरूर देख लें,
आगे ना जाएं जब तक क्वेश्चन समझ ना आए, ठीक है। चलो, अगर आपको हमारा यह सेशन बहुत अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर से ज़रूर सभी लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि यह काफ़ी मेहनत से बनता है वीडियो जो है, और आप ही लोगों के लिए, तो मैक्सिमम लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए इसको, ओके। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, दूसरों को भी दिखाइए वीडियो। अगर सही लगता है, कंटेंट सही लगते हैं, हाँ भाई हमारे काम का है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ओके, और दूसरों को भी कराएं। तो बस यही कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे इस चैनल को, ओके। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। थर्ड क्वेश्चन जो है यह भी पिछले वर्षों में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखते हैं, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी भवन के शिखर एवं तल के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश व 60 अंश है। यदि भवन की ऊंचाई 12 मीटर हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई एवं प्रकाश स्तंभ से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ तक बात क्लियर हो गया कि भाई प्रश्न क्या पूछना चाहता है। अब 1 बाय 1 करके हम इसके क्वेश्चन को समझते हुए चित्र बनाते हैं। फिर से मैं वही काम करने वाला हूँ। मैं जो है यहाँ एक रफ डायग्राम बनाऊंगा, आपको फाइनल आंसर में वही डायग्राम पुनः दिखाई देगा, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको हल करना। देखो, ये फाइनल डायग्राम है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। यही डायग्राम मैं कैसे बना उससे आपको समझाता हूँ यहाँ, ठीक, क्वेश्चन को पढ़ते हुए, ताकि आपको हर एक चीज़ें जो है स्पष्ट हो जाए, ठीक। तो देखो, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी भवन के शिखर एवं तल के अवनमन कोण दिए हैं। तो एक प्रकाश स्तंभ है, ठीक है, एक प्रकाश स्तंभ है, तो सोचने वाली बात है, प्रकाश स्तंभ तो लाइट हाउस जिसे कहते हैं, ठीक है, लाइट टावर जो है वही। तो प्रकाश स्तंभ जो है बहुत बड़ा होगा। ऐसा देखो, हमने बनाया ए बी क्या है, मान लो एक प्रकाश स्तंभ है, ये ए बी एक प्रकाश स्तंभ है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा कर देते हैं, चलो, हाँ ठीक, ये सही रहेगा, ठीक है। चलो, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी भवन के शिखर एवं तल के अवनमन कोण, तो एक है प्रकाश स्तंभ और एक है भवन। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ अवनमन कोण दिया हुआ है, तो भवन की ऊंचाई वैसे भी प्रकाश स्तंभ से छोटी ही होगी, तो हमने प्रकाश स्तंभ को बढ़ा लिया। मान लेते हैं ये ए बी प्रकाश स्तंभ है और ये सी डी क्या है, ये सी डी भवन है। क्लियर हुआ, ठीक। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अच्छे से, कि अवनमन कोण जो दिया है, कहाँ से दिया है, प्रकाश स्तंभ के शिखर से। तो प्रकाश स्तंभ ए भी था, उसके शिखर मतलब ए से किसी भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, तो शिखर का पहले अवनमन कोण बना लिए और तल का भी अवनमन कोण यहाँ बना लिए, ठीक। क्योंकि अवनमन कोण है तो हम क्या लेंगे, यहाँ एक आधार रेखा बनाएंगे। यहाँ तक बात समझ आया। अब कोण कौन कौन सा है ये भी देखें। तो ये जो शिखर का कोण है वो है 45 अंश, ये कोण आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये है 45 अंश का, ठीक है। और दूसरा कोण जो दिया है, कहाँ से दिया है, तो शिखर से जो भवन का तल है, ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना है, 60 अंश। यहाँ तक समझ आया, कौन 45 अंश है, कौन 60 है, ये क्लियर हुआ, ठीक। तो हमारे पास ये चित्र बन के तैयार हुआ फाइनली, समझे जरा, ये रहा, ठीक। और ये क्योंकि यहाँ भी कोण बना है तो यहाँ आधार तो दिख नहीं रहा है, तो हमने क्या किया, एक आधार बना लिया, ठीक है। और यहाँ एक नया बिंदु प्राप्त हुआ जिसे हमने क्या कहा, बिंदु ई कहा, ठीक है। अब देखो, जब ये 45 अंश, तो यहाँ पे भी जो कोण बनेगा वो 45 अंश होगा। उसी प्रकार ये वाला जो है तल वो 60 अंश का है, तो ये जो कोण बनेगा यहाँ, अब चित्र देखते चलिए स्क्रीन में, तो ये भी क्या होगा, ये भी 60 अंश का होगा। क्लियर हुआ। तो फाइनल हमारा जो प्रश्न का जो चित्र है वह यह बनकर तैयार हुआ, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ यहाँ कि ए बी क्या है, प्रकाश स्तंभ है, सी डी क्या है, भवन है, ठीक। और कोण जो बना हुआ है ये 45 अंश का आपको दिखाई दे रहा है कि इसके शिखर से, कहाँ के, प्रकाश स्तंभ के शिखर से भवन के शिखर के बीच जो कोण बना है वो 45 अंश है, और प्रकाश स्तंभ के शिखर से भवन का जो पाद है वह 60 अंश का है।
क्लियर? तो आपको डायग्राम अच्छे से समझ आया होगा। और एक महत्वपूर्ण बात है जो प्रश्न में दिया है कि यदि भवन की ऊंचाई 12 मीटर है, आपको भवन की ऊंचाई यहाँ क्वेश्चन में पहले ही दे दिया गया है, तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई और प्रकाश स्तंभ से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या क्या ज्ञात करना है? तो ये 12 मीटर आपको पहले से दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब ये 12 मीटर तो ये भी 12 मीटर, मतलब सी डी बराबर 12 मीटर तो ई बी या बी ई बराबर भी 12 मीटर होगा। ये बात तो क्लियर? ठीक, हमें क्या क्या ज्ञात करना है यहाँ? हमें प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, ये ऊंचाई पूरी ज्ञात करनी, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और इसकी दूरी, ये दो, ये पहला चीज हमें ज्ञात करना है और ये दूसरा चीज हमें ज्ञात करना है। दोनों चीजें समझ आई क्या सभी को? ठीक, तो ये जानकारी। अब चित्र बनाने के बाद कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होता है वो देखें। तो हमें भवन की ऊंचाई प्राप्त हो गया कितना? 12 मीटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और जब सी डी बराबर 12 मीटर है तो बी भी बराबर किसके होगा? 12 मीटर के। हाँ भाई, हमने लिखा चित्र में, देखो। ठीक, और जब ये बी डी, देखो ये आधार बना है बी डी जब बराबर है किसके? ये सीई के, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और ये हमको ज्ञात करना है। अगर हमें सीई प्राप्त होता है तो ये बी डी प्राप्त हो जाएगा। ये तो हमारा एक प्रश्न भी है। ठीक, उसके साथ साथ हमें एक और चीज ज्ञात करना है, वो है प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई क्या? ये भी हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब सर्वप्रथम देखो, अब ये ऐसा क्वेश्चन है जहां दो कोण हमें दिख रहे हैं। दो कोण दिख रहे हैं तो कौन सा कोण पहले लिया जाए, कौन सा कोण बाद में लिया जाए, सवाल यह उठता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने बताया भी था पिछले लेक्चर में हमने कि अगर आपको किसी प्रश्न में 45 अंश मिल रहा है तो आप सबसे पहले 45 अंश को ही लोगे, क्योंकि 10 45 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है, और आपको एक महत्वपूर्ण संबंध प्राप्त होगा उससे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस समकोण त्रिभुज को चुनेंगे जिसमें कोण कितना है? 45 अंश है। ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज वो दिख रहा है आपको? देखेंगे जरा, ये त्रिभुज जो है ए ई और ये सी, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 45 अंश बना हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? समकोण त्रिभुज ए ई सी में लिया। तब क्या क्या प्राप्त हुआ? तो tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब देखो, लंब क्या है? लंब है ए ई और आधार क्या है? सी ई। ठीक है, तो हमने मान डाल दिया tan 45 अंश बराबर ए ई बटे सी ई के। तब हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? tan 45 अंश का मान 1 बराबर हो गया ए ई बटे सी ई, और सी ई को जब इधर पक्षांतर कर दिए तो हमें प्राप्त हो गया कि ए ई बराबर है किसके? सी ई के। ये बात क्लियर? इसे समीकरण 1 दे दिया हमने। ठीक, अब तो ठीक है सर, हमें संबंध 1 प्राप्त हो गया। अब क्या करें? तो अब हमारा काम है कि हम दूसरे कोण को लेंगे। दूसरा कोण हमारा क्या है? 60 अंश का। अब वह कौन से समकोण त्रिभुज में बना हुआ है? तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में। समकोण त्रिभुज ए बी डी में हम देखें तो हमारे पास क्या मिला? tan 60 अंश। और tan 60 अंश बराबर क्या प्राप्त हुआ? tan 60 अंश बराबर प्राप्त हुआ ए बी बटे बी डी के। ए बी बटे बी डी बराबर tan 60 अंश, और 60 अंश का मान कितना है? वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 बराबर ए बी बटे बी डी प्राप्त हुआ। अब ए बी हम वहीं रहने देते हैं और बी डी को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो ए बी बराबर क्या प्राप्त हुआ? ए बी बराबर हो गया कर्णी 3 गुणा बी डी के। ठीक है, यहाँ तक बात सभी को समझ आया होगा। अब देखें कि ए बी जो है, ए बी हमारे पास, ये ए बी चित्र में देखना, ए बी बराबर है किसके? ए ई धन बी ई के। ये देखो, चलो मैं चित्र में ले चलता हूँ आपको। ये ए बी बराबर है, ये ए बी बराबर है ए ई धन बी ई के। क्लियर हुआ? ठीक, आते हैं वापस समीकरण में। तो ए बी बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ? ए ई धन बी ई। और समीकरण 1 का भी यूज हम करेंगे, यहाँ देखेंगे आगे। ठीक, और एक महत्वपूर्ण चीज जो हमें दिया हुआ है चित्र के अनुसार कि ये बी डी जो है वो सी ई के बराबर है। ठीक है भाई, एक और जानकारी, बी डी और सी ई क्या है? बराबर है। तो हमने क्या किया? यहाँ जो बी डी दिख रहा था उसको हमने लिख दिया सी ई। ठीक, और सी ई बराबर ये जो ए बी दिख रहा था उसे हमने लिख दिया क्या? ए ई प्लस बी ई। क्यों लिखा? क्लियर हुआ क्या सभी को? ठीक, अब चूंकि सी ई और ए ई बराबर है, समीकरण 1 में हमें प्राप्त हुआ कि सी ई और ए ई बराबर है, तो यहाँ जो मैंने सी ई लिखा हुआ था, ध्यान रखें, यहाँ जो सी ई लिखा था उसके जगह में मैंने क्या लिख दिया? ए ई। ये बात क्लियर हुआ क्या सभी को? तो ए ई बराबर ए ई धन बी ई प्राप्त। ठीक, तो बी ई बराबर क्या होगा? बी ई बराबर कर्णी 3 ए ई माइनस, इधर पक्षांतर कर दिए इसको, तो ए ई माइनस ए ई हो गया। इस प्रकार बी ई बराबर कर्णी 3 ए ई माइनस ए ई हो गया। अब यहाँ देखें तो ए ई यहाँ से आप पक्षांतर कर सकते हो,
AE को हमने क्या किया, उभयनिष्ठ निकाला। यहाँ से देखो AE उभयनिष्ठ निकाला और हमें क्या प्राप्त हुआ, कर्णी 3 - 1। उभयनिष्ठ निकालने आता है क्या सभी को? अभी ये क्लास 10 में पहुंच गए हैं तो आराम से उभयनिष्ठ निकालने आता होगा। नहीं आता होगा जिनको तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको इसके संबंध में भी वीडियो बना के दे दूंगा मैं। ठीक है, तो कर्णी 3 - 1 जो है उभयनिष्ठ निकल गया हमारे पास क्या, AE, ये प्राप्त हुआ। समीकरण समझ आया? वो बराबर है किसके, BE के। इस प्रकार अगर आप AE का मान निकालोगे तो ये कर्णी 3 - 1 जो दिखाई दे रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर अपॉन में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। ठीक, क्योंकि इधर गुणा में था तो यहाँ बटे में आ जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, AE बराबर 12 बटे कर्णी 3 - 1। फिर से सवाल यहाँ ये उठा कि सर अब क्या इसे यही रहने दे, यही रहने दे क्या ऐसे ही? नहीं, तो यहाँ हमें पता है कि ये भाई अपरिमेय संख्या अगर आ गया तो इसे परिमेय बनाना है, तो इसको कहते हैं हर का परिमेयीकरण करना। और क्लास 9th में आप सभी ने पढ़ा है हर का परिमेयीकरण। तो हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। तो हमारे पास AE बराबर ये इतनी मात्रा राशि थी, तो हमने क्या किया, परिमेयीकरण करने के लिए ये जो हमारे पास हर में संख्या है उसका चिन्ह बदल के हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे अंश तथा हर में गुणा कर दिया। तब हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ 12 गुणा कर्णी 3 + 1 बटे में ये कर्णी 3 - A और गुणा कर्णी 3 + A। तो ये A ऋण B और A धन B जैसा दिख रहा है हमें। तो A का वर्ग ऋण B का वर्ग, ये सूत्र लगेगा। A ऋण B गुणा अगर हम करते हैं A धन B के तो हमें क्या मिलता है, A का वर्ग ऋण B का वर्ग। ठीक है, जब हमने ये मान यहाँ डाला देखो, तब माँ क्या हुआ, कर्ण A का वर्ग मतलब कर्णी 3 का वर्ग किए माइनस 1 का वर्ग किए। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ रहा होगा। तो कर्णी 3 का वर्ग किए तो 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये तो हो गया 3, और इसका जब वर्ग किए तो क्या हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो 3 में से 1 घटा दिए, हमको आंसर आ गया कितना, 2। तो बटे में हमें 2 प्राप्त हुआ। और ऊपर में क्या है, 12 गुणा कर्णी 3 धन 1 बटे क्या हो गया, 2। तो 2 से ये इसको 12 को घटा दिए, 2 छक्के 12 हो गया। और हमारे पास आंसर आ गया 6 गुणा कर्णी 3 + 1 मीटर। ये AE है। अब AE किसके बराबर है, तो AE चूंकि CE के बराबर है। देखो फिर से समीकरण 1 में AE बराबर है किसके, CE के। ठीक है भाई, AE बराबर है CE के। और CE किसके बराबर है, तो CE BD के बराबर है। जरा ध्यान दोगे, CE बराबर है किसके, यहाँ BD के। ये देखो, ठीक है। तो क्या हमारे पास आंसर आ गया क्या। एक क्वेश्चन जो पूछा था कि भाई ये जो प्रकाश स्तंभ से उस भवन की दूरी कितनी है, तो ये आंसर हमारे पास आ गया, ये एक आंसर है। ठीक, अब दूसरा आंसर कि प्रकाश स्तंभ की जो ऊंचाई है वह कितनी होगी, यह भी सवाल है। तो प्रकाश स्तंभ जो है देखो AB है, और AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये AB बराबर हम लिख सकते हैं AE + BE के। क्लियर हुआ। तो हमने क्या किया, देखो AB बराबर हमने लिख दिया AE + BE के। AE का मान हमारे पास यहाँ सामने दिख रहा है, और BE का मान कितना है, 12 दिया है क्वेश्चन में। इस मान को रखेंगे यहाँ, फिर से उभयनिष्ठ निकालेंगे, क्योंकि यहाँ 6 दिख रहा है और यहाँ 12 दिख रहा है। तो हम 6 उभयनिष्ठ निकाल देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, अंदर 6 तो निकल गया बाहर, और अंदर क्या बच गया, तो कर्णी 3 + 1। देखो कर्णी 3 + 1 बचा, और यहाँ से 6 निकल गया उभयनिष्ठ, यहाँ बचा क्या, 2। कुल मिला के हमारे पास ये 2 और ये 1 जुड़ के क्या हो गया, 3। तो 6 गुणा कर्णी 3 + 3 मीटर हमारा क्या हुआ, आंसर आया। इस प्रकार हमको प्रश्न में 2 चीजें पूछी गई थी और दोनों का आंसर हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे भी देखते हैं। किसी मीनार के शिखर का धरातल के किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि मीनार की दिशा में 20 मीटर चलने पर शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यह पूछा जा चुका है। अच्छे से समझो इसको, ठीक है। तो फिर से मैं क्या करता हूँ, जैसा हमारा तरीका है, हम पहले रफ डायग्राम पहले बनाएंगे, ठीक है, फिर हम फाइनल चित्र में देखेंगे। तो किसी मीनार के शिखर, हाँ भाई एक मीनार दिया, मीनार बना लिया हम लोग, और इसके शिखर से धरातल के किसी बिंदु से उन्नयन कोण जो है 30 अंश है। तो ये धरातल है, धरातल के किसी बिंदु, मान लीजिए बिंदु ले लेते हैं, उससे उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश, ये दिया हुआ है, ठीक है। यदि मीनार की दिशा में 20 मीटर चल गए, अब ये बिंदु यहाँ था, वो कहाँ चल के इधर इसी दिशा में, मीनार की दिशा में इस तरफ चलते हुए आया,
और 20 मीटर चला। 20 मीटर चलने पर शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश, मतलब 20 बिंदु से ये उन्नयन कोण कितना हो जाता है, ये 45 अंश हो जाता है ये कोण। ठीक है, तब मीनार की ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये बहुत ही क्लियर कट सभी को समझ आया होगा। ठीक, अब डायग्राम वापस फाइनल डायग्राम में देखते हैं, स्पष्ट समझना है। ठीक है, तो एक मीनार था, हाँ सर हमने मीनार लिया क्या, ए बी ये मीनार रहा, पहले बिंदु सी पर था, सी से कितना कोण बना रहा था, उन्नयन कोण 30 अंश। 20 मीटर वो क्या किया, मीनार की तरफ चला, तो यहाँ से जो उन्नयन कोण बना वो कितना बना, 45 अंश। इस प्रकार ये चित्र बन के तैयार हुआ। सभी को समझ आया। अब पुनः वही बातें कि सर हमारे पास दो कोण दिए गए हैं, हम क्या क्या लेंगे, कैसे लेंगे। तो देखो दिया क्या है वो पहले लिख लिया जाए। ठीक, दिया क्या क्या है हमारे पास, ये जो सी डी है, क्योंकि इतने से ये सी से ये डी तक चला गया, वो भी कितना चला, 20 मीटर चला, तो हमने लिखा सी डी बराबर कितना, 20 मीटर है। और मीनार की ऊंचाई हमें क्या करना है, ये ज्ञात करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। तो सर्वप्रथम इस त्रिभुज में हम लेंगे, कौन सा त्रिभुज हमको दिखाई दे रहा है, एक समकोण त्रिभुज जो 45 अंश वाला है, ये कौन सा है, ए बी समकोण त्रिभुज ए बी डी में। सर्वप्रथम त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी डी में लिए, तो यहाँ tan 45 अंश बराबर ये है हमारा लंब ए बी और आधार क्या है, बी डी। तो इस प्रकार हमारे पास tan 45 अंश बराबर ए बी बटे बी डी प्राप्त हुआ। और tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 बराबर ए बी बटे बी डी हो गया। अब इधर पक्षांतर कर दिए तो ये बी डी इधर जाके क्या हो गया, तो ए बी और बी डी बराबर हो गए, जिसे हमने क्या किया, समीकरण 1 दे दिया। ठीक, अब बारी आती है दूसरे समकोण त्रिभुज की। दूसरा समकोण त्रिभुज जो है, ध्यान से देखो, दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है, ये ए बी और ये सी। इस समकोण त्रिभुज में लिए तो tan 30 अंश बराबर ये है लंब और ये है आधार। क्लियर हुआ। ठीक, तो tan 30 अंश बराबर हो गया लंब बटे आधार के। ठीक है भाई, हमने ये भी डाला, tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, और लंब क्या है, ए बी बटे आधार क्या है, बी सी। 30 अंश का मान डाले तो 30 अंश का मान होता है 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर ए बी बटे बी सी। क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, तो अब ये बी सी जो है, इसको इधर पक्षांतर कर दिए, 1 के साथ गुणा हो गया, और बी सी बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, ये 3 इस ए बी के साथ गुणा हो गया, तो ये हो गया बी सी बराबर करनी 3 गुणा ए बी या बी ए दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हमने क्या किया, समीकरण 2, क्योंकि अभी तो हमारा फाइनल आंसर आया ही नहीं है। अब हम कुछ सोचेंगे कि सर क्या समीकरण लिया जाए जिससे हमारा काम बन जाए। क्लियर हुआ। एक समीकरण हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था, तो ये रहा समीकरण हमारे पास, ए बी और बी डी बराबर है, ये प्राप्त हुआ था। और दूसरा क्या है, हमारे पास बी सी बराबर करनी 3 गुणा ए बी प्राप्त हुआ। तो एक काम करें, क्योंकि ए बी हमारे पास ये पहले से था समीकरण 1 में, तो हमने क्या किया, ये जो ए बी दिख रहा है उसके जगह में बी डी डाल दिया। तो देखो समीकरण 1 तथा 2 से क्या निकलता है सामने, तो समीकरण 1 तथा 2 को अब हम मिला के लिखे तो बी सी बराबर करनी 3 गुणा बी डी, क्योंकि ए बी बराबर था किसके, बी डी के। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो बी सी जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं, वापस चित्र में आते हैं। देखो ये बी सी सभी को दिखाई दे रहा है, बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी। तो हमने कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल था, बी सी बराबर लिख दिया बी डी प्लस सी डी, और बी डी प्लस सी डी बराबर हुआ किसके, करनी 3, बी डी प्लस सी डी बराबर क्या हुआ, करनी 3 गुणा बी डी के। क्लियर हुआ। अब ये बी डी इधर भी दिखाई दे रहा है, ये बी डी इधर भी दिखाई दे रहा है, तो क्या किए, दोनों बी डी को एक तरफ ले गए, तो ये बी डी इधर पक्षांतर कर दिया मैंने, इधर जो दिखाई दे रहा है बी डी उसको इधर पक्षांतर कर दिया, तो इधर धन में था जो इधर आके क्या हो गया, माइनस में हो गया। और बी डी उभयनिष्ठ ले लिए तो हमारे पास आ गया करनी 3 माइनस 1 गुणा बी डी। तो हमें ये अभी ये समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक, और सी डी का मान डाल दिए, हाँ सी डी हमें क्या दिया था, 20 मीटर, तो 20 मीटर डाल दिए। इस प्रकार अब देखो अगर हम पूरी तरह से देखें तो यहाँ बी डी बराबर, बी डी को वहीं रहने दिया और इसको इधर पक्षांतर किया तो ये बटे में आ गया, और बी डी बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 20 बटे करनी 3 माइनस 1 प्राप्त हुआ। पुनः वही अपरिमेय संख्या है तो उसका परिमेयीकरण करना पड़ता है, और हर का परिमेयीकरण करने के बाद हमें ये प्राप्त हुआ। यहाँ तक समझ आया। अगर इसको हल करें तो हमारे पास जो प्राप्त समीकरण है वह यह रहा कि 20 गुणा करनी 3 प्लस 1 और करनी 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, ये मैं पहले पिछले क्वेश्चन में भी बताया कैसे आता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास पूरी संख्या जो है प्राप्त हुई। तो बी डी बराबर, आगे देखें, बी डी बराबर हमें क्या प्राप्त होता है, तो बी डी बराबर हमें प्राप्त हुआ 20 करनी 3 प्लस 1 बटे 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2 को ये 20 से कटा दिए तो 2 दाम 20, तो कुल मिला के हमारे पास क्या हुआ, बी डी बराबर 10 गुणा
करनी 3+1। ठीक है, ये पूरा आंसर है। अब देखो, तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी थी AB, और AB बराबर है किसके, BD के, और AB BD के बराबर है, तो BD हमारे पास आंसर था, इस मान को रख दिए तो हमें AB मीनार की ऊंचाई पता चल गई। इस तरह से हम आसानी से ये 4 क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया। ठीक, अभी और भी क्वेश्चन हमारे पास हैं, क्योंकि विगत वर्षों में जो सारे क्वेश्चन का हमने कलेक्शन रखा है। अगर आपको हमारा यह लेक्चर अच्छा लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सर हमें सारे क्वेश्चन के हल चाहिए, तो बिल्कुल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि आपको एक्टिव होना ज़रूरी है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे इस चैनल को पहुंचाएं, जहां छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल या CG बोर्ड के संपूर्ण तैयारी करवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आप भी अपना थोड़ा सा कर्तव्य निर्वहन कीजिए और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। ओके, तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि सर हमें इसका और लेक्चर चाहिए, तो मैं बिल्कुल आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे 14-15 क्वेश्चन है अप्रॉक्स जो विगत वर्षों में आए हुए हैं और वही बार बार आते हैं। तो मैंने यहाँ 4 क्वेश्चन लिया था, चारों बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, आगे भी है हमारे पास क्वेश्चन। अगर आपको लगता है सर हमको आगे चाहिए, तो बिल्कुल मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन देने के लिए तैयार हूँ, और इसके सॉल्यूशन भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक, तो आज यही सेशन समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।